ये पिछले साल का लेटेस्ट है, 2024-25 का सैंपल पेपर है, उसका क्वेश्चन है। टू अराइव एट द वैल्यू ऑफ जीवी एट एमपी डैश मस्ट बी एडेड टू जीवी एट बेसिक प्राइस। बेसिक प्राइस का मतलब क्या है? जीवी एट एफसी। ठीक है, बेसिक प्राइस का मतलब ध्यान रखना जीवी एट एफसी। तो क्या ऐड होना चाहिए हमारा? देखो, मैंने बताया था कि अगर हमें फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है तो प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स करते हैं, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स का दूसरा नाम होता है प्रोडक्ट टैक्स। क्या होता है? नेट प्रोडक्ट टैक्स। तो हमें क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा नेट प्रोडक्ट टैक्स। ध्यान रखना। समझ आया? तरह से एक हमें यहाँ पे दे रखा है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इसके बारे में मैंने बताया था, ये होता है चेंज इन स्टॉक। और ग्रॉस डोमेस्टिक या ग्रॉस बिजनेस कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है। मैंने बताया था जब भी फिक्स्ड वर्ड होगा तो इसमें प्लस क्या करते हैं? चेंज इन स्टॉक। और चेंज इन स्टॉक का दूसरा नाम है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ध्यान रखना ये। एक हमें दे रखा है ग्रॉस रेजिडेंशियल, ये भी हमारा क्या होगा? प्लस। एक तो एक्सपेंडिचर मेथड से निकलेगा क्योंकि एक्सपेंडिचर मेथड की डिटेल्स है। ठीक है। और ये ध्यान रखना ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट भी क्या होगा? प्लस होगा। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट ध्यान रखना। ये हमारा नया पॉइंट है थर्ड, और चेंज इन स्टॉक का दूसरा नाम है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ये दोनों ही हमारे क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। नेक्स्ट इसके बाद हमारा, हाँ, एक ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट है। ये भी नया पॉइंट है। ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट भी ध्यान रखना क्या होगा? प्लस होगा। ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट भी क्या होगा? प्लस होगा। मतलब हमने क्या सीखा? जितने भी इन्वेस्टमेंट्स हैं, जितने भी चीजों के आगे इन्वेस्टमेंट लिखा है, वो सारे के सारे क्या होंगे? एक्सपेंडिचर मेथड में प्लस होंगे। सारे के सारे क्या होंगे? प्लस होंगे। समझ आया? जितनी भी चीजों के आगे क्या लिखा है? इन्वेस्टमेंट लिखा है, वो सारे के सारे क्या होंगी? प्लस होंगी जब एक्सपेंडिचर मेथड हम क्या कर रहे होंगे? यूज कर रहे हैं। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल डेप्रिसिएशन होता है। अब यहाँ पर एक्सेस ऑफ इंपोर्ट ओवर एक्सपोर्ट है। एक्सेस ऑफ इंपोर्ट ओवर एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट होता है हमारा एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो ये हमें क्या दे रखा है? नेट एक्सपोर्ट दे रखा है, लेकिन नेट एक्सपोर्ट क्या है? नेगेटिव माना जाएगा। क्या माना जाएगा? नेगेटिव, क्योंकि इंपोर्ट ज्यादा है। इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है। तो नेट एक्सपोर्ट, इसका मतलब क्या हो गया? -20। ये जो 20 है ये क्या हो जाएगा? -20, क्योंकि इंपोर्ट ज्यादा है ना। ये जो हाउस होल्ड कंजम्पशन है, हाउस होल्ड का मतलब क्या होता है? प्राइवेट है ना। ये है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब देखो मैं करवा देता हूँ। हमारा एक्सपेंडिचर मेथड में क्या निकल के आता है? इधर देख लो कंगना, जीडीपी एमपी आता है। कैसे निकलता है? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट प्लस प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस जितनी भी क्या है? इन्वेस्टमेंट। अब इस क्वेश्चन में नया पॉइंट है। ठीक है ना? अब देखो, क्या हमें ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है? ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है 150। क्या है? फिक्स्ड। मैंने बताया था फिक्स्ड वर्ड दे रखा हो तो क्या करते हैं? प्लस करते हैं चेंज इन स्टॉक। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट दूसरा नाम किसका है? चेंज इन स्टॉक का। तो सबसे पहले तो 150 में क्या कर देंगे? 140 ऐड कर देंगे। ये समझ आया? प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे रखा है। ये दे रखा है कितना? 170। तो इसको प्लस कर दो कितना? 170। प्लस नेट एक्सपोर्ट कितना दे रखा है? इंपोर्ट ज्यादा एक्सपोर्ट कम है, 20 का एक्सेस ऑफ इंपोर्ट है, तो प्लस -20। ये समझ है? प्लस प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे रखा है। ये दे रखा है प्राइवेट फाइनल कितना? 800 का, 800 का। प्लस ऑल इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट क्या क्या दे रखी है? ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट 120 की, प्लस और कोई इन्वेस्टमेंट दे रखी है हमें? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट हो ही गया। उसके बाद ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट है कितने की? 150, 500 की। ये भी क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ये निकालो कितना आ रहा है। हमें निकालना है एनडीपी एट एफसी, और हमारा निकल के क्या आ गया? जीडीपी एट एमपी। ग्रॉस से नेट पे जाते हैं तो माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से डोमेस्टिक से एमपी से एफसी जाते हैं तो माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। यही होता है। ये हमारा कितना है? 1860, माइनस डेप्रिसिएशन कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल दे रखा है कितना? 40, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स हमें कितना दे रखा है? 70। अगर नहीं दे रखा हो तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी करते हैं। इसको कैलकुलेट करो, हमारा आंसर आ रहा होगा 1750। 1750 फाइनल आंसर है, 1750। ये देखो हमें क्वेश्चन में दे रखा है दो इकोनॉमी है, इकोनॉमी ए और इकोनॉमी बी। द वैल्यू ऑफ एमपीसी स्टैंड्स टू एट 0.6। एमपीसी कितना दे रखा है? 0.6 एंड 0.8, मतलब ए का एमपीसी इकोनॉमी
ए का एमपीसी कितना दे रखा है 0.6, और एमपीसी 0.8 किसका दे रखा है इकोनॉमी बी का। ये समझ आया? ठीक है। एज्यूमिंग फॉर बोथ द इकोनॉमीज ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ऑटोनॉमस कंजम्पशन क्या होती है? जब इनकम नहीं होने पे भी हम कंज्यूम करते हैं, बताया था ना, जब इनकम नहीं होने पे भी कंज्यूम करते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। वो सी बार हमें कितना दे रखा है 40। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आई हमें कितना दे रखा है 100। सबसे पहले क्या पूछ लिया? ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम। दूसरा क्या पूछ लिया? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। ब्रेक इवन लेवल याद है? ब्रेक इवन लेवल कब होता है? ब्रेक इवन लेवल होता है जब ना हमें प्रॉफिट होता ना हमें लॉस होता। मतलब जितनी हमारी इनकम है उतना ही हमारा क्या है कंजम्पशन, उतना ही हमारा क्या है कंजम्पशन है। अब ट्राई करो, फर्स्ट का आंसर बताओ पहले। मैं करवा रहा हूँ। y इज इक्वल टू सी होता है, ठीक है। y हमें कितना दे रखा है? y हमें दे नहीं रखा। इज इक्वल टू सी के लिए हमारे पास कंजम्पशन फंक्शन है क्या? बन जाएगा। मैंने बताया था जब भी सी दे रखा हो कहीं ना कहीं कंजम्पशन फंक्शन बनेगा, जब वो ऑटोनॉमस कंजम्पशन दे रखा हो। कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है? ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस क्या होता है बी इंटू वाई, और बी क्या होता है एमपीसी। तो यहाँ पे रख दो y इज इक्वल टू सी बार प्लस बी इंटू वाई। मैंने सी की जगह कंजम्पशन फंक्शन रख दिया। ऑटोनॉमस कंजम्पशन कितना दे रखा है 40, प्लस एमपीसी कितना दे रखा है 0.6 इंटू वाई विल बी इक्वल टू वाई। तो y इज इक्वल टू 40 प्लस 0.6 वाई। यहाँ पे ले जाओ y माइनस 0.6 वाई इज इक्वल टू 40, तो 0.4 वाई इज इक्वल टू 40। दिस इम्प्लाइड y इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 0.4। इनकम कितनी आ गई 100। समझ आया? सी की जगह क्या रख दिया? कंजम्पशन फंक्शन रख दिया। ठीक है। दूसरा क्या निकालना है? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कैसे सीखा था हमने? इक्विलिब्रियम लेवल पे y इज इक्वल टू सी प्लस आई होता है। इक्विलिब्रियम लेवल पे y इज इक्वल टू सी प्लस आई होता है। अब हमें ऑटोनॉमस कंजम्पशन दे रखा है, तो y इज इक्वल टू सी की जगह लिख दो सी का फंक्शन, मतलब सी बार प्लस बी इंटू वाई, प्लस आई की जगह आई छोड़ दो इन्वेस्टमेंट। तो ये कितना हो जाएगा? सी बार कितना था 40, प्लस बी कितना दे रखा था? एक चीज ध्यान रखना, ब्रेक इवन पूछा था इकोनॉमी ए का, और इक्विलिब्रियम लेवल पूछा है इकोनॉमी बी का। तो पहले हमने एमपीसी 0.6 लिया था इकोनॉमी ए का, इस बार किसका लेंगे? इकोनॉमी बी का लेंगे 0.8। तो 40 प्लस 0.8 इंटू वाई, प्लस इन्वेस्टमेंट कितनी दे रखी थी 100। इन्वेस्टमेंट कितनी है 100, निकाल दो। y इज इक्वल टू 40 प्लस 0.8 वाई प्लस 100। y माइनस 0.8 इज इक्वल टू 40 प्लस 100 140। 0.2y इज इक्वल टू 140। y इज इक्वल टू 140 डिवाइडेड बाई 0.700 करोड़ आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है सैंपल पेपर 2024-25 में। इसमें हमें नॉमिनल जीडीपी दे रखा है। यहाँ पर ना हमें दे रखा है नॉमिनल जीडीपी एडजस्टेड टू बेस प्राइसेस। पहले समझ लो, नॉमिनल जीडीपी एडजस्टेड टू बेस ईयर प्राइसेस। ठीक है। हमसे पूछा है कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन रियल जीडीपी इन द ईयर 2023 यूजिंग 2022 एज अ बेस ईयर। मैंने बताया था जो पुराना साल होता है वो बेस ईयर होता है। तो 2020 बेस ईयर हो गया, और ये हमारा 2023 करंट ईयर हो गया। जब भी पूछ ले परसेंटेज चेंज इन रियल जीडीपी लिख लो, परसेंटेज चेंज इन रियल जीडीपी। ये डिफ्लेटर नहीं पूछा है। यहाँ बच्चे कई बार डिफ्लेटर करके आ जाते हैं कि नॉमिनल डिवाइडेड बाय रियल इंटू 100। ये है परसेंटेज चेंज इन रियल जीडीपी। इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन रियल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इंटू 100। चेंज इन रियल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इंटू 100। किसका फॉर्मूला होता है? परसेंटेज चेंज इन रियल जीडीपी। अब किसी का भी चेंज निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? ईयर नंबर 2 माइनस ईयर नंबर 1, मतलब करंट ईयर माइनस बेस ईयर, डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी क्या होता है? बेस ईयर का जीडीपी होता है। अब क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में हमारे पास
नॉमिनल जीडीपी एडजस्टेड टू बेस ईयर जीडीपी दे रखा है ये, नॉमिनल जीडीपी एडजस्टेड टू बेस ईयर जीडीपी, इसको हम कहते हैं रियल जीडीपी। लिख लेना, नॉमिनल जीडीपी एडजस्टेड टू बेस ईयर जीडीपी दे रखा हो तो इसे हम क्या कहते हैं, रियल जीडीपी। अब चेंज इन रियल जीडीपी कैसे निकलेगा, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, तो 4500 माइनस 4000 डिवाइडेड बाय बेस ईयर जीडीपी क्या होगा, रियल जीडीपी 4000 इंटू क्या कर देंगे 100। नॉमिनल का कोई यूज नहीं है इसमें, करंट ईयर 4500 रियल जीडीपी, सिर्फ कौन सा लेंगे, रियल, माइनस प्रीवियस ईयर का रियल कितना था 2020 का 4000, ये यूज नहीं करेंगे ध्यान रखना, सिर्फ कौन सा यूज करेंगे, रियल जीडीपी, डिवाइडेड बाय बेस ईयर कौन सा था 4000, इंटू कर दो 100। ये भी हमने रियल जीडीपी लिया, ये भी रियल जीडीपी लिया, इंटू 100। समझ आया, ठीक है। तो ध्यान रखना ये पेपर में भी आया था पिछले साल बच्चों के, 500 डिवाइडेड बाय 4000 इंटू 100, तो आंसर आ जाएगा 12.5%। इसके बाद एक नोट लिखना, नॉमिनल जीडीपी एडजस्टेड टू, ये दे रखा था ना, नॉमिनल जीडीपी एडजस्टेड टू बेस ईयर प्राइसेस इज रियल जीडीपी। और फॉर्मूले में भी इसमें कौन सा यूज होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, चेंज इन रियल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इंटू 100। नॉमिनल जीडीपी एडजस्टेड टू बेस ईयर प्राइस क्या होता है, हमारा रियल जीडीपी होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद एक क्वेश्चन है, इसका सेकंड पार्ट, द पब्लिक इन्वेस्टमेंट ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मल्टी लेन फ्लाईओवर में रिड्यूस ट्रैफिक कंजेशन। अगर फ्लाईओवर बनाने पर गवर्नमेंट खर्चा करेगी तो उससे ट्रैफिक क्या होगा, ट्रैफिक जैम कम हो जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ अबव स्टेटमेंट डिस्कस द लाइकली इम्पैक्ट ऑन द जीडीपी। हमें क्या बताना है, जीडीपी पे फ्लाईओवर बनाने का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और इकोनॉमी के वेलफेयर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसका सेकंड का ये था, फर्स्ट का आंसर। सेकंड का आंसर मैं बता रहा हूँ, देखो, अगर हम फ्लाईओवर बनवाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। पहले लेमैन लैंग्वेज में बता देता हूँ, अगर फ्लाईओवर कंस्ट्रक्ट होगा तो इसका मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है क्योंकि सड़कें बन रही हैं, जिससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी क्योंकि लोग सड़कें बनाएंगे तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। तीसरा, ट्रैफिक जैम क्या होगा, रिड्यूस होगा। ट्रैफिक जैम रिड्यूस होगा तो लोगों का टाइम क्या होगा, आने जाने में सेव होगा, आने जाने में टाइम क्या होगा, सेव होगा। और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी क्या होगी, कम होगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी क्या होगी, कम होगी। तो ओवरऑल हमारा जीडीपी क्या होगा, बढ़ेगा। जीडीपी पे क्या इम्पैक्ट आएगा, बढ़ेगा। वेलफेयर भी लोगों का क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे मुंबई एक्सप्रेसवे बना है, उससे लोगों का फायदा ही तो हो रहा है। तो ध्यान रखना, जब भी फ्लाईओवर कंस्ट्रक्शन की बात आ जाए मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, मतलब ये इकोनॉमी को कैसे इंपैक्ट करेगा, पॉजिटिवली इंपैक्ट करेगा, नेगेटिवली नहीं, पॉजिटिवली। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, ट्रैफिक जाम कम होगा, ठीक है, लोगों का टाइम बचेगा और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी क्या होगी, कम होगी। तो पहले ये ऐसे लिख लो, फिर मैं लिखवाता हूँ इसे कैसे करेंगे। अब देखो इसका आंसर जो सीबीएसई वालों ने दिया है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ मल्टी लेन फ्लाईओवर में इम्पैक्ट द जीडीपी पॉजिटिवली। जीडीपी पे कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि गुड क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर जनरली अट्रैक्ट करेगा हायर इन्वेस्टमेंट, जिससे एम्प्लॉयमेंट क्या होगी, बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। ट्रेवल टाइम क्या होगा, कम होगा, और लोगों का टाइम सेव होगा। और एवरेज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी क्या होगी, कम होगी, जिससे लोगों का क्या होगा, वेलबींग होगा, इंक्रीज मतलब वेलफेयर होगा। तो वेलफेयर भी बढ़ेगा और जीडीपी भी बढ़ेगा, यही बताया था मैंने, ठीक है, यही चीजें बताई थी। बस इसको इस फॉर्मेट में लिख देंगे, समझा।